नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की ऐसी क्लास जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर का बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही स्पेशल लैंग्वेज में आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। आपने कंप्यूटर क्लास कहीं भी पढ़ी हो, यदि आप इस क्लास को जो 4 से 5 क्लास होने वाली हैं ये सभी देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कंप्यूटर में स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले हम आप देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो आपके स्पेशल चैप्टर है आप सभी को जानकारी होगी, मैं एक बार आपको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है जिसके हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं तो वो आप देखेंगे। जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, फिर हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण। और उसके बाद जो आपके अगले चैप्टर बनते हैं डिजिटल वित्तीय अनुप्रयोग, इंटरनेट, WWW भविष्य के कौशल, और उसके बाद साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रहे तकनीक का विकास, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, उसके बाद डीप लर्निंग जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद जो आपका अगला लास्ट चैप्टर बनता है जिस वो है आपका भारत में उभरती प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। और उसके बाद जो आपकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ जाती हैं। इसके बाद जो शॉर्टकट कुंजी है वो भी है। तो टोटल आपके यहाँ पर 1250 पॉइंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपके 1250 पॉइंट नहीं, यहाँ पर लगभग आपके 2000 क्वेश्चन होने वाले। जिस प्रकार से आपको जो मैंने सिलेबस बताया आप यहाँ पर एक बार क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इतने दिनों में क्लास में क्या पढ़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारा पहला अध्याय है जिसको हमने लिया है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, जिसमें 50 इंपोर्टेंट तत्व हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर आपका बेसिक टू पूरा एडवांस तक होने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत जल्द मैथन क्लास आने वाली है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसकी डेट निश्चित हो गई है और आपकी एग्जाम सिटी भी आ चुकी है। कंप्यूटर में अपना अच्छा स्कोर कैसे करेंगे तो हम यहाँ पर आपको आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आप यदि 4 से 5 दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपना कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय के जो हमारे 50 पॉइंट है वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारा जो कंप्यूटर शब्द है आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर का आविष्कार, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पॉइंट के हिसाब से जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। उसके बाद जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है आखिर ये किस क्रम में कार्य करती है। तो सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद जो आपके मॉनिटर पर दिखता है वो आपका आउटपुट कहलाता है, और जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो वो स्टोरेज कहलाता है। ये क्रम भी काफी बार पूछा जा चुका है कि जो आपके कार्य प्रणाली का कंप्यूटर में कार्य प्रणाली का सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले इनपुट जाता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट, और आउटपुट के बाद स्टोरेज। जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है आपका जो कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आखिर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और इन्होंने जो पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था उसको कब बनाया था। तो 1837 ईस्वी में इनके द्वारा जो पहला एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था। जो विश्व का जो पहला गणना यंत्र था वो था अबेकस। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। विश्व का जो पहला गणना यंत्र है वो है अबेकस। और इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी आखिर वो कौन थी। तो याद रखेंगे दुनिया की जो पहली प्रोग्रामर थी वो थी एडा लवलेस। ऑप्शन आपका देख, ऑप्शन में सीधे सीधे मिलेगा आखिर जो कंप्यूटर की जो पहली प्रोग्रामर महिला थी या पुरुष कौन थे। तो महिला पूछे या पुरुष पूछे तो एक ही नाम आता है एडा, लेडी एडा लवलेस। इस प्रकार से आपका आंसर सही होगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फुल फॉर्म पूछ जाती है एनए की फुल फॉर्म पूछ जाती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर वो आपका एनए कंप्यूटर था। एनए की फुल फॉर्म क्या होती है तो अच्छे से याद रखेंगे। एनए की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो पॉइंट बता रहा हूं आप देखेंगे इस प्रकार से आपको जो आपके पूरे टोटल मैंने मिलाए हैं पूरे 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर के बाद जो आपका 23वें चैप्टर में फुल फॉर्म होंगी, फुल फॉर्म के बाद आपकी शॉर्टकट कुंजी होंगी। टोटल आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जो पॉइंट है वो 1250 पॉइंट है, आप देख ही चुके हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर भेज दीजिए जो आपके भाइयों के पेपर होने वाले हैं, और अपने सभी ग्रुप्स में। अगला पॉइंट बनता है जो आपका एडवेक कंप्यूटर आया था। आखिर जो एडवेक कंप्यूटर क्या था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो जो आपका पहला स्टोर्ड प्रोग्राम था इसका कॉन्सेप्ट कहाँ बना था। तो और जो पहला आपका एडवेक कंप्यूटर इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें आपका स्टोर्ड प्रोग्राम था। और इसको किसके द्वारा दिया गया था स्टोर्ड प्रोग्राम। तो आंसर होगा आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट अगला पॉइंट बनता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है।
तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपकी जो कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? आप कहेंगे सर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो वो हुआ था आपका आईसी का प्रयोग हुआ था। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जो आईसी चिप बनी होती है आखिर किस धातु की बनी होती है? तो याद रखेंगे ये सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप कौन सी धातु की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है? तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आईसी चिप का आविष्कार जीएस किल्बी, याद रखेंगे जीएस किल्बी द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया था। और जो आपकी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी, आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग हुआ था। और आपका बीएलएसआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है। बीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको इन फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर चलना है। और जब आप एक बार इस क्लास को देख लेंगे, इसके बाद आपके लिए मैराथन क्लास भी आने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कि आप कहेंगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी थी उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में जो तकनीक प्रयोग हुई थी वो हुई थी आपकी यूएलएसआई का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया था। और एआई का प्रयोग भी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में। यहाँ पर आपसे अगला पॉइंट पूछा गया है, भारत का प्रथम कंप्यूटर था आखिर वो कौन था? याद रखेंगे जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था वो था आपका सिद्धार्थ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। इसका आविष्कार कब हुआ था और किस कंपनी द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे इसका आविष्कार सन 1991 में हुआ, जिसको सीडैक द्वारा पुणे में बनाया गया। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आप उनको बहुत अच्छे से देखेंगे। और जो आपका पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया था सन 1991 में, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे भारत में जो सुपर कंप्यूटर जनक किससे माना जाता है? तो याद रखेंगे विजय भाटकर पांडुरंग को भारत के सुपर कंप्यूटर जनक माना जाता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है 17वां पॉइंट, जिसमें आपसे बताया गया है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। जैसे आपने देखा कि जो आपने भारत का तो पहला सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, आपको विश्व का भी पता होना चाहिए आखिर किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो याद रखेंगे जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रेवन। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था आपका क्रेवन, जिसका आविष्कार सेमोर क्रे द्वारा किया गया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन था, जिसका आविष्कार सेमोर क्रे द्वारा किया गया था। और भारत का पूछे तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000, जिसका आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा किया गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है आपका फ्रंटियर यूएसए का। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो डेटा होता है वो अव्यवस्थित तथ्यों का समूह होता है, जबकि जो सूचना होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके व्यवस्थित और सार्थक डेटा होता है। तो याद रखेंगे जो डेटा होता है वो आपके कच्चे तत्व होते हैं। इस प्रकार से रखेंगे डेटा होता है वो कच्चे तत्व होते हैं, और जो आपका इन्फॉर्मेशन होती है वो पक्के तत्व होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके काम के लिए होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जिसका आपको उपयोग नहीं करना होता है, आप नॉर्मली उसका यूज करते हैं, तो वो आपके डेटा कहलाते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर पर कुछ भी लिखा तो आपने नॉर्मल लिखा, वो आपके कच्चे तत्व हो गए, लेकिन आपने उसको सेव करके रख लिया तो वो एक इन्फॉर्मेशन सूचना के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो वो आपकी व्यवस्थित और सार्थक डेटा हो गया। इसके बाद जो आपका 20वां पॉइंट बनता है, आप इसमें देखेंगे कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। और बिट में क्या क्या होते हैं? तो बिट में आपका 0 और 1 होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हमारी एक ही भाषा समझता है, वो है आपकी 0 और 1। कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर आपको 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं। और वहीं पर आपसे पूछे यदि हम 4 बिट की जगह 8 बिट कर देते हैं तो कितने निबल होंगे? तो आप कहेंगे 4 बिट की जगह यदि हम 8 बिट कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 निबल हो जाएंगे। और उसी प्रकार 8 बिट के एक समूह को एक बाइट भी कहा जाता है। यदि निबल में पूछे तो आपके 4 बिट हो जाएंगे, और यदि बाइट में पूछे तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 प्रकार के कंप्यूटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही दिया गया है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों का मिश्रण होते हैं। याद रखेंगे जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होते हैं।
और इसके बाद आप देखेंगे इनका प्रयोग जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो अस्पताल के वेंटिलेटर में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसका जो अपना अगला पॉइंट है इनको याद रखेंगे। जो आपको मैंने बताया कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने कहीं देखा होगा जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनको आपने देखा होगा वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से देखा होगा आपने? देखा होगा सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम से बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। जो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं उन्हीं में आपके जो लैपटॉप डेस्कटॉप आते हैं, काफी बार पूछा जाता है लैपटॉप और डेस्कटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो याद रखेंगे वो हमारे मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और मिनी कंप्यूटर किसके अंतर्गत आते हैं, तो मिनी कंप्यूटर हमारे जो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं उसके अंदर डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अगर इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो याद रखेंगे बड़े संस्थानों जैसे आपका बैंक रेलवे में सर्वर के रूप में किया जाता है, तो वो आपका मेन फ्रेम होता है। और जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये कंप्यूटर ऑन ए चिप भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। जो आपने देखा आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया। और आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो याद रखेंगे आईसी के वर्गीकरण का आधार उसमें लगे ट्रांजिस्टर की संख्या है, और जो आपके एस एस आई, एम एस आई और आपका एल एस आई और बी एल एस आई, एल एस आई का फुल फॉर्म जानकर आए हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 27, कंप्यूटर की गति को हर टच में मापा जाता है। याद रखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की गति को हर टच में मापा जाता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की गति को सबसे पहले हर टच में मापेंगे। उसके बाद आपको या तो यहाँ मिलेगा GHz या आपको मिल सकता है MAZ। एम का मतलब हो जाएगा मेगा हर्ट और जो जी का मतलब हो जाएगा गीगा हर्ट है, तो आपको ये भी पॉइंट भी मिल सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है आपका सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं, तो सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। याद रखेंगे फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये आपकी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनका प्रयोग जो आपके अंतरिक्ष यान जाते हैं उन्हीं में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और इसकी गति को किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में इसकी गति को मापा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है ALU का। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के CPU का वह भाग जो गणितीय और तार्किक गणना करता है वो हमारा ALU होता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछता है, CU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन आपको सीधी सीधी ना पूछकर सीधे पूछेगा नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है। आखिर कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है, आप कहेंगे कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अगले पॉइंट में देखेंगे, आप देखेंगे जो हमारा पहला चैप्टर था उसके हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता। आपको ठीक इसी प्रकार से पूरे 1250 पॉइंट तक लगने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। कुछ साथी आए होंगे और वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, तो लेकिन वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत से एक एक पॉइंट को ऐसे ढूंढ ढूंढ लिखा है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन को मैंने एक एक पॉइंट में कन्वर्ट करके आपको लिखा है। आपको मैं चाहता तो 50 क्वेश्चन करवा देता, 4 4 ऑप्शन लगाकर थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता, लेकिन वो नहीं। आपको कम समय में अच्छा कंटेंट देने का मेरा शुरू से प्रयास रहा है। मैंने बहुत दिन से ऑफलाइन ऑनलाइन कंप्यूटर पढ़ाया है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा आपके प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पाए, लेकिन आप जी देखेंगे आपको अभी मैराथन क्लास में बहुत अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास रहेगा। यकीन मानिए यदि आप ये सारे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 4 से 5 दिन मेरे साथ क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। इस बात का मैं आपसे वादा कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं अपने कंटेंट में भरोसा है कि मैंने सारे क्वेश्चन वही रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन मिलान में ही पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन मल्टीपल में पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन देकर ए बी करके पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, जब भी आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट कवर हैं तो आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार का पूछेगा, आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बस खुद से भरोसा रखिए कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। जो पहला लैपटॉप है, लैपटॉप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो याद रखेंगे लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबॉर्न द्वारा सन 1981 में किया गया था। याद रखेंगे लैपटॉप का आविष्कार किसके द्वारा, तो एडम ऑसबॉर्न द्वारा 1981 में लैपटॉप का आविष्कार किया गया था। और आपका यहाँ पर जो इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है 32 वाला पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरेथ। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरेथ द्वारा किया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ हुआ था पहली बार, तो याद रखेंगे जो पंच कार्ड है इसका प्रयोग जनगणना के लिए हुआ था। जनगणना के लिए सीधे सीधे पूछ सकता है, जनगणना के लिए जो पहला प्रयोग हुआ पंच कार्ड का आखिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखेंगे हरमन हॉलरेथ द्वारा।
अगले पॉइंट में बताया गया है आधुनिक कंप्यूटर। जो आपका आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान है, आखिर इसके जनक किसको माना जाता है? तो याद रखेंगे एलन ट्यूरिंग एक नाम आता है जिनको जाना जाता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कंप्यूटर में बग का अर्थ क्या होता है। आपने देखो जो बग होता है काफी जगह शब्द मिलता है आपको। कंप्यूटर में बग का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बग होता है उसका अर्थ होता है सॉफ्टवेयर में होने वाली एरर। सॉफ्टवेयर में होने वाली एरर क्या कहलाती है? तो वो हमारी बग कहलाती है। और सही करना क्या कहलाता है? तो उस बग को, एरर को सही करना हमारा डीबग कहलाता है। इसके बाद जो आपकी पांचवी पीढ़ी आती है कंप्यूटर की, पांचवी पीढ़ी में आपको बताया था मैंने, उसमें आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग हुआ था और उसके साथ यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थी जो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी थी। आपको साथ साथ कमेंट भी करते चलना है, यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। जीआईजीओ, जीआईजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीआईजीओ का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीआईजीओ का फुल फॉर्म होता है, इस शब्द का कंप्यूटर की सटीकता से संबंधित होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। जो भी गलती होती है वो हम मनुष्य इंसान द्वारा ही होती है। कंप्यूटर अपने मन से कभी भी कोई गलती नहीं करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में एबीसीडी टाइप किया तो एबीसीडी टाइप होंगी, ना कि उसमें नंबर होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी पीसी भी कहा जाता है। जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं क्या उसको पीसी भी कहा जाता है? तो अच्छे से याद रखें, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनको पीसी के नाम से जाना जाता है। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है पाम टॉप। पाम टॉप वह है जिसे हाथ की हथेली पर रखकर चलाया जाता है, तो वो हमारे पाम टॉप होता है। जैसा आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप को आप गोदी में रखकर चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका पाम टॉप होता है जिसको आप हथेली, हाथ की हथेली पर रखकर चलाते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है वो बनता है एम्बेडेड कंप्यूटर। किसी विशेष उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव के अंदर पहले से फिक्स होते हैं वो आपके एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कंप्यूटर की जो बौद्धिक क्षमता आईक्यू शून्य होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो कंप्यूटर की सोचने की क्षमता होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। यदि आपने कंप्यूटर को जो भी कहा, जैसे आपने लिख दिया दो के बाद दो का पहाड़ा लिखा है 2 4 6 8 और आपने 8 के बाद 9 लिख दिया, तो वो कंप्यूटर अपने मन से सही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। आप जो इनपुट देंगे उसका वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट के रूप में दिखा देगा। तो कह सकते हैं जो कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता है वो बिल्कुल खत्म है। अगले पॉइंट में बताया गया जो पोर्टेबल कंप्यूटर है इनको नोटबुक का आकार होता है जिसको लैपटॉप कहा जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जैसे जिसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी उसको चला सकते हैं, तो वो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिनको हम लैपटॉप के रूप में जानते हैं। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर इस प्रकार सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है प्रथम गणना यंत्र अबेकस था जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था? जो प्रथम गणना यंत्र था उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो उसका आविष्कार आपका चीन में हुआ था। आईबीएम, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को द बिग ब्लू के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आपकी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा इसका आविष्कार कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किया गया। वोलेटाइल मेमोरी, जो आपकी मेमोरी है यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा था, तो याद रखेंगे सबसे पहले रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो डेटा होता है वो लाइट जाने के बाद डेटा इसका हट जाता है। कहने का मतलब है आप कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो सारा डेटा आपका रैम पर जाता है। जैसे आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं, आप कंप्यूटर पर कोई फॉर्म भर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो सारा डेटा हट जाता है। तो आप कहीं रैम में कैसे जाता है? तो आप कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करते हैं वो सारा डेटा हमारा रैम में जाना अनिवार्य होता है। अगले पॉइंट में बताया गया है कंप्यूटर प्रणाली में अनुदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कंप्यूटर प्रणाली में जो अनुदेशों का समूह है वो प्रोग्राम कहलाता है। आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार बेल लैब्स में सॉकले, ब्रॉडिन और ब्रेटन तीनों के द्वारा किया गया था। अच्छे से याद रखेंगे जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार बेल लैब्स में सॉकले, बार्डिन और ब्रेटन ने किया था। हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो आपका अगला टॉपिक होने वाला है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की होने वाले हैं। तो हार्डवेयर वह भौतिक पार्ट होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर वो निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। तो आपको मैं यहाँ पर छोटी सी बात बता देता हूँ, जो हार्डवेयर होते हैं इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिनको हम छू और देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एमएस वर्ड को सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और आप माउस को, कीबोर्ड को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। सूचना तकनीक आईटी, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मुख्य आधार कंप्यूटर कनेक्टिविटी है। तो आपका आंसर होगा इस प्रकार से कह सकते हैं, जो आपका जो पहला अध्याय था इस प्रकार से खत्म होता है। जो आपका दूसरा
पॉइंट कह सकते हैं, दूसरे चैप्टर कह सकते हैं, वो आपका यहाँ पर हार्डवेयर से होने वाला है। तो आप देखेंगे आपके हार्डवेयर से जो आपने यहाँ पर देखा, जो आपने शुरू के क्वेश्चन कवर किए बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, कितने क्वेश्चनों के आपको आंसर आते थे, कितने क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका हार्डवेयर का। तो हम यहाँ पर हार्डवेयर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। अच्छे से याद रखेंगे। आपको यहाँ पर एमयू भी मिल सकता है, मेमोरी यूनिट के नाम से मिल सकता है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे जो एएलयू होता है इसका कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिक गणना, गणितीय और तार्किक गणनाओं करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे एएलयू का प्रयोग होता है। जो आपकी गणितीय गणनाएं होती हैं वो आपकी प्लस माइनस होती हैं, और जो आपकी तार्किक गणनाएं होती हैं वो आपकी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल होती हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपने शुरू में देखा सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल बिठाता है और निर्देशों को डिकोड करता है। तो यह क्या कहलाता है? आपका सीयू कंट्रोल यूनिट कहलाता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है वो रजिस्टर बनता है। रजिस्टर सीपीयू की सीपीयू के भीतर स्थित सभी सबसे तेज और अस्थायी मेमोरी होती है वो हमारी रजिस्टर होती है। याद रखेंगे रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका एक्यूमुलेटर से पूछा जाता है। एक्यूमुलेटर यह एक विशिष्ट रजिस्टर है जो आपके एएलयू के अंतिम गणना परिणामों को स्टोर करता है। तो आपका आंसर इस प्रकार से कह सकते हैं एक्यूमुलेटर एक विशिष्ट रजिस्टर है जो एएलयू के अंतिम गणना परिणामों को स्टोर करता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वो आपका सिस्टम बस से आता है। सिस्टम बस के माध्यम से सीपीयू, मेमोरी और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान वो आपके किसके माध्यम से होता है? तो वो आपके सिस्टम बस के माध्यम से होता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है आखिर उसको किस में मापा जाता है? तो अच्छे से याद रखिए जो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड होती है उसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है आखिर उसको किस में मापा जाता है? जो कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है उसको किस में मापते हैं? तो गीगाहर्ट्ज में। अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड कहा जाता है। जो मदरबोर्ड होता है क्या इसको कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड कहा जाता है, जिस पर सभी घटक रैम, सीपीयू, बायोस लगे होते हैं। तो बिल्कुल सही होगा। और बायोस की फुल फॉर्म यहाँ से आपसे कोई फुल फॉर्म पूछेगा, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बीआईओएस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और यहाँ पर आई एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। याद रखेंगे एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। आपके लिए यहाँ पर इतना ज्यादा समय नहीं कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इसके बाद भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपका एक भी समय बर्बाद नहीं होने वाला है। एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के उपयोग काम हेतु उसको डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है आपका एसएमपीएस का। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से, तो अच्छे से याद रखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो आपकी सबसे पहले जानेंगे कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? तो कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कुंजी होते हैं। इनको जो F1 से लेकर F12 तक कुंजी होती हैं उनको फंक्शन कुंजी के नाम से जानते हैं। और जो आपकी F1 फंक्शन कुंजी होती है वो उससे क्या होता है हेल्प के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। और यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर पट्टियाँ होती हैं, पट्टी में F1 से लेकर F12 तक कुंजियाँ होती हैं। उसके बाद जो आपकी मॉडिफायर की होती है, तो मॉडिफायर की का प्रयोग होता है। आप इन अकेले की मदद से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप कंट्रोल बटन से कुछ कार्य नहीं कर सकते, शिफ्ट से कुछ नहीं कर सकते, आल्ट अकेले से कुछ नहीं कर सकते। यदि आप कंट्रोल के साथ कोई बटन दबाते हैं तो आपका कार्य करेगा, शिफ्ट के साथ कुछ दबाते हैं तो कार्य करेगा। यदि आप डॉट शिफ्ट बस को दबाए रहेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद जो अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कीबोर्ड और माउस जो आपके PS2 या USB पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल सही होगा। आपने देखे होंगे कभी भी आपने पुराना कीबोर्ड या माउस देखा हो तो उसमें जो आपको कनेक्टर होता है वो इस प्रकार से होता है, उसमें आपकी 6 पिन इस प्रकार से लगी होती हैं। उसको आप पहले कनेक्ट करते थे, लेकिन आप देखेंगे आप वर्तमान में आपका यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस का प्रयोग होने लगा है। जैसे आपका चार्जर है, चार्जर में जो आपका एडोप्टर होता है वो आपका यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करता है केबल को। तो ठीक इसी प्रकार से माउस और कीबोर्ड को भी आप कनेक्ट करते हैं। जो पहले कीबोर्ड और माउस किसके माध्यम से कनेक्ट होते थे? तो PS2 के माध्यम से कनेक्ट होते थे। वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में किसके माध्यम से होते हैं? तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। अगला पॉइंट जो आपका इनपुट डिवाइस है, आप देखेंगे इनपुट डिवाइस सारी दी गई हैं। तो जो
जो ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? जो ट्रैक बॉल होता है और जो जॉयस्टिक होता है इसका प्रयोग अच्छे से याद रखें, जॉयस्टिक है इसका प्रयोग गेमिंग के लिए होता है और जो ट्रैक बॉल होता है इसका प्रयोग होता है गेमिंग और कैट कार्यों के लिए ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, जो आपके ऑफलाइन पेपर होते हैं, ऑफलाइन पेपर जैसे आपका पेपर ऑफलाइन होगा उसमें आप जो OMR मिलेगी उसको आप भरेंगे और जो आपको OMR चेक होगी वो किसके माध्यम से होगी? तो वो आपकी इसकी माध्यम से चेक होगी। एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करे, कॉपी चेक नहीं होती है, उसको मशीन में डाल दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, वो आपकी OMR कहलाती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगली फुल फॉर्म MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखेंगे MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है बैंक चेक पर जो आपके छपे कोड को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो MICR का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में आपको यहाँ पर बताया गया है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल में बदलने के लिए OCR का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है प्लॉटर। जो प्लॉटर एक इस प्रकार की डिवाइस है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर का प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले बड़े नक्शे, चार्ट या ग्राफ, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्लॉटर का प्रयोग होता है। इस पर जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आपके प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इस बात को याद रखेंगे, और उसमें जो आप इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, प्रिंट करते समय शोर करते हैं और कागज को छूकर प्रिंट करते हैं, वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला लेजर प्रिंटर, ये सबसे तेज प्रयोग का होता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है और ये बिना आवाज़ के, तो इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। जो आपके सूखे पाउडर का प्रयोग करता है, जिसको पाउडर का नाम पूछता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके माध्यम जो आपका पेज प्रिंट होता है उसमें आपके कौन से किसका प्रयोग होता है या किस चीज़ का प्रयोग होता है, उसमें आपको जो पाउडर होता है उसका नाम होता है टोनर पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, रेजुलेशन होता है, आखिर उसको किसमें मापते हैं? तो याद रखें, जो कंप्यूटर का रेजुलेशन होता है उसको DPI मापते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। याद रखेंगे DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। BDU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BDU का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका दूसरा नाम है मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? तो मॉनिटर का दूसरा नाम है BDU। BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है वो होता है मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो याद रखेंगे, जो मॉनिटर होता है उसको जो रिफ्रेश रेट होता है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। और एक पॉइंट आपका यहाँ से बनता है, जो मॉनिटर होता है उसको किस प्रकार मापा जाता है। जैसे आपके सामने ये मॉनिटर रखा हुआ है, आप इसको कैसे नापेंगे? ना तो इस प्रकार से नापेंगे ना इस प्रकार से नापेंगे, किस प्रकार से नापेंगे? तो आप उसको विकर्णाकार मापते हैं। मॉनिटर की जो कहते हैं 32 इंच, 34 इंच, या आप कह सकते हैं 22 इंच का मॉनिटर है, 20 इंच का मॉनिटर है, उसको किस प्रकार मापा जाता है? तो उसको ना तो हॉरिजेंटल ना वर्टिकल, उसको किस प्रकार नापा जाता है? तो उसको नापते हैं हम विकर्णाकार। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर मेमोरी और स्टोरेज से होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। जो मेमोरी होती है वो हमारे दो प्रकार से होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जैसे आपके रैम को मुख्य मेमोरी कहा जाता है, यह CPU के सीधे संपर्क में रहती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वोलेटाइल मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। बिजली जाने के बाद इसका डेटा ऑटोमेटिकली मिट जाता है। और वो कौन सी मेमोरी होती है? वो हमारी रैम मेमोरी होती है। यदि आपसे रैम से क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछेगा रैम का फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। तीसरा स्थायी या अस्थायी, डेटा मिटता है या नहीं मिटता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक उसी प्रकार रोम का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और यह एक नॉन वोलेटाइल और यह एक स्थायी मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए एक निर्देश होता है जिसको बायोस कहते हैं और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले पॉइंट में यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो बार बार रिप्लेस करने वाला सिस्टम होता है, इसमें छोटा सा वो क्या होता है, जैसे SRAM होता है। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जबकि जो DRAM होता है, DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में यहाँ पर
आप देखें पॉइंट नंबर 28 में कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है आखिर ये कहाँ होती है, तो याद रखेंगे कैश मेमोरी रोम और सीपीयू के बीच एक छोटी सी तेज मेमोरी होती है जो अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा को रखती है। जो कैश मेमोरी है वो हमारी एक प्रकार की सबसे पहले अस्थायी मेमोरी होगी, और ये कहाँ होती थी, यह सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज मेमोरी होती है जो अक्सर इस्तेमाल होने वाली, जिसका प्रयोग ज़्यादा होता है उसका इस्तेमाल होता है, उस डेटा को रखती है, वो कोर रखती है, वो कैश मेमोरी रखती है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपसे डबल ईपी रोम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आप देखें डबल ईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। जो डबल ईपी रोम आप अच्छे से मीनिंग को याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पेन ड्राइव इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखें जो पेन ड्राइव है वो हमारी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो हमारे डबल ईपी रोम के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें हम डेटा को कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, तो आपको वो इलेक्ट्रिकली माध्यम से डेटा हटता है, और जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है आप पेन ड्राइव के माध्यम से, तो वो आपकी डबल ईपी रोम का प्रयोग करती है। नेक्स्ट आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो कौन कौन सी होती है, तो आपने एक नाम सुना होगा और दूसरा नाम भी सुना होगा, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अच्छे से याद रखेंगे SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका प्रयोग कंप्यूटर में जो डेटा को स्थायी रूप से भविष्य के लिए स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे HDD या SSD का प्रयोग होता है। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपसे यहाँ पर पॉइंट में जैसे पूछ सकता है पॉइंट के हिसाब से ए बी देकर कि जो SSD होती है वो HDD की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग पार्ट नहीं होता। तो सीधे सीधा पॉइंट बनता है जो SSD होती है वो HDD से तेज होती है। अच्छे से याद रखें HDD की तुलना में बहुत तेज होती है, तेज नहीं बहुत तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम से, तो सबसे पहले आप देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। आप शुरू में ही पढ़कर आए हैं जो कंप्यूटर सबसे छोटे इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो हमारी बिट होती है। बिट भी दो अंक से मिलकर बना होता है, वो होता है बाइनरी। बाइट का फुल फॉर्म बाइनरी होता है, और बिट होता है 0 और 1। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो याद रखेंगे 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये पॉइंट भी काफी बार पूछ सकता है, और आपसे ऐसे पूछ सकता है 2 की पावर 10 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 को हम 1024 लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप दो करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256 512 1024, 2 की पावर 10 करेंगे 1024 आपका आंसर आएगा। अगले पॉइंट में पूछा गया है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की क्षमता 25 GB से 50 GB तक होती है, जबकि जो DVD होता है इसकी क्षमता 4.7 GB से लेकर इससे कहीं अधिक होती है। तो याद रखेंगे जो आपकी ये क्षमता पूछ सकता है, जो ब्लू रे डिस्क की होती है इसकी स्टोरेज क्षमता 25 से लेकर 50 GB तक होती है। इसका जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, आखिर ये वर्चुअल मेमोरी पूछा जाता है कहाँ होती है, तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का वह हिस्सा है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम रैम की तरह इस्तेमाल करता है। वर्चुअल मेमोरी सबसे पहले कहाँ होती है तो वो हार्ड डिस्क में होती है, जिसका प्रयोग कब होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम, जो रैम होती है अस्थायी मेमोरी होती है, तो उसी तरह इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जो आपके पोर्ट्स होते हैं, आपने देखा हो जो आपका माउस होता है वो अलग पोर्ट्स में कनेक्ट होता है। कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड को एक ही पोर्ट्स में कनेक्ट कर सकते हैं, उसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। उसको जो आपको देखेंगे वो पावर केबल होती है वो अलग होती है। जो आपके मॉनिटर से लेकर CPU तक केबल कनेक्ट होती है वो अलग होती है। तो आखिर वो कौन कौन सी केबल कहलाती हैं, तो याद रखें जो आपकी USB होता है, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखेंगे USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसमें जो आपकी USB पोर्ट होता है इसमें कौन सा डिवाइस कनेक्ट होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। माउस और कीबोर्ड में किसको कनेक्ट करते हैं, तो माउस और कीबोर्ड को हम USB में कनेक्ट करते हैं, जो आपकी HDMI होती है और BGA होती है। अच्छे से याद रखें HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यह HDMI की फुल फॉर्म होती है पोर्ट का प्रयोग हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो के लिए होता है। और इस पर जो आपका BGA होता है, BGA पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 15 पिन होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो BGA केबल होती है इसमें कितने पिन होते हैं, तो इसमें आपके टोटल 15 पिन होते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें, जो आपकी वो होती है जो कि मॉनिटर से आपके सीधे कनेक्ट होती है CPU से, वो आपकी या तो HDMI होगी या आपकी BGA केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, और USB पोर्ट के माध्यम से आपके माउस और कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पैरेलल पोर्ट का प्रयोग पुराने कंप्यूटर से प्रिंटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो पुराने प्रिंटर से को जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट का प्रयोग होता है। और आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ सकता है सीमोस। सीमोस क्या होती है, जो सीमोस एक बैटरी होती है, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी सिस्टम का समय और तारीख चालू रहती है। और सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल
ऑक्साइड। याद रखें कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? आप देखेंगे आपने कभी सीपीयू को मदरबोर्ड को देखा हो तो उसमें एक सेल लगा होता है, उस सेल में वो इसलिए प्रयोग होता है यदि आप कंप्यूटर को कितने दिन भी बंद रखे हैं और आपका समय और वो समय और डेट बराबर सही चलती रहे, उसके लिए सीमोस बैटरी का प्रयोग होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें बताया गया है साउंड कार्ड का, जो साउंड कार्ड का कार्य डिजिटल डेटा को ऑडियो सिग्नल में बदलना होता है। और एनआईसी होता है, एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका एनआईसी का प्रयोग होता है। जो आपने यहाँ पर पोर्ट देखे ये सभी आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, कोई भी पोर्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर CHIPACT मदरबोर्ड पर स्थित चिप का समूह होता है जो डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर गर्मी को बाहर करने के लिए उसमें एग्जीक्यूट एडजस्ट फैन होते हैं। तो आप बिल्कुल कहेंगे सही है। उसमें देखा होगा आपने काफी सारे फैन लगे होते हैं सीपीयू में। जो आपकी चिप होती है उसके पास भी फैन लगा होता है, उसके 3-4 फैन लगे होते हैं। जैसे मेरा पर्सनल सीपीयू उसमें 4 फैन लगे हुए हैं, क्योंकि जो आपकी बीजीए होता है बीजीए में भी स्पेशल फैन लगे होते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर की जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालने के लिए एग्जस्ट फैन भी लगे होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के कितने चरण होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले फेस होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद स्टोर होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने देखा था जो कंप्यूटर होता है वो 4 प्रणाली पर काम करता है। सबसे पहले इनपुट वो आपका फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस तो डिकोड हो गया, जो आपका एग्जीक्यूट है वो क्या हो गया? वो आपका आउटपुट हो गया। स्टोर ठीक उसी प्रकार जो आपका स्टोरेज होता था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रोसेस जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 टाइप हैं, उसी प्रकार जो आपकी कंप्यूटर वो कार्यप्रणाली होती है वो 4 प्रकार से होती है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 46, मशीन साइकिल का वह समय जिसमें सीपीयू निर्देश एक मतलब कहने का जिसमें सीपीयू एक निर्देश पूरा करता है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा मशीन साइकिल कहलाता है। इसके बाद यह तय करती है कि एक बार में कितने डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो वो आपकी बस विड्थ होती है, वो प्रयोग तय करती है कि आखिर कितना डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, आप देखेंगे फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है प्लग एंड प्ले डिवाइस किसे कहा जाता है? तो वो आपकी फ्लैश ड्राइव होती है और जो डेटा सेक्टर और ट्रैक्स को विभाजित करता है तो वो आपकी हार्ड डिस्क होती है। इस प्रकार से जो आपका पॉइंट नंबर 50 हार्डवेयर कंप्यूटर का वह शरीर है जिससे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हमारे इस प्रकार से हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 2 अध्याय हैं वो बहुत अच्छे से पूरे होते हैं। जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है आपका सॉफ्टवेयर। तो आप देखेंगे आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, आपसे सिर्फ छोटी सी बात की जा रही है। आपको वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है। आपको इस वीडियो को अपने सभी साथियों में सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यहाँ पर डेली कंप्यूटर क्लास आने वाली, क्योंकि आपकी एग्जाम 1 फरवरी को है। आज आपकी डेट 25 फरवरी हुई है। 25 फरवरी आज क्लास स्टार्ट हो गई है। 26 फरवरी को आपके लगभग 2 क्लास आएंगी। इसके बाद 27 फरवरी, 28 फरवरी को, 29 फरवरी को आपके लिए एक इतनी अच्छी मैथ क्लास आएगी जो आपके लिए सिर्फ एक ही मैथ क्लास होगी। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और थ्योरी भी उसमें करवा दी जाएगी। तो उस मैथ क्लास से जुड़ना बिल्कुल बिना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सॉफ्टवेयर से, तो अच्छे से याद रखेंगे सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर के 50 टॉपिक होने वाले हैं। सॉफ्टवेयर, आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आपको सॉफ्टवेयर मैंने बताया था सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं छू नहीं सकते, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। वो कौन बताता है? वो हमारा सॉफ्टवेयर बताता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो याद रखें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच प्रदान करना, वो किसके माध्यम से होता है? तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। याद रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलने के लिए जो मंच प्रदान करता है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारा विंडो कह सकते हैं एक प्रकार से, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि क्या होता है? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है किसी कार्य, जैसे आप टाइपिंग करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो मतलब कहने का यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है, वो क्या कहलाते हैं? वो सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिन सॉफ्टवेयर, जिन ऐप की आवश्यकता यूजर को होती है वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर को होती है चलने के लिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद जो आपका अगला
सॉफ्टवेयर बनता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका मुख्य कार्य होता है मरम्मत, सुरक्षा और रख रखाव के लिए किसका प्रयोग होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है, जिसको आप एंटीवायरस के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में आपसे यहाँ पर बताया गया है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, तो फर्मवेयर याद रखेंगे, फर्मवेयर हार्डवेयर के साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर रोम में स्टोर होता है। जैसे आपका बायोस, ये आपका बायोस क्या कहलाता है, यह बायोस फर्मवेयर कहलाता है। इसके बाद जो आपके ट्रांसलेटर होते हैं, याद रखेंगे ट्रांसलेटर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं, तो जो ट्रांसलेटर होते हैं वो तीन प्रकार के आप यहाँ पर देखेंगे। पहला होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो असेंबलर सबसे पहले आए थे, असेंबलर का प्रयोग किसके लिए होता है, जो असेंबलर होता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग होता है। इसके बाद जो आपका इंटरप्रेटर होता है, आखिर इंटरप्रेटर क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करता है उसको मशीन भाषा में बदलता है, वो हमारा इंटरप्रेटर होता है। और कंपाइलर क्या करता है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में बदलता है, तो वो हमारा कंपाइलर कहलाता है। तीनों को अच्छे से आता है। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ रहा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, और जो असेंबली है वो क्या करता है, असेंबलर होता है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में बदलता है। इसका जो 9वां पॉइंट है, कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम ट्रांसलेट करने के बाद बनने वाली फाइल को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, तो आप कहेंगे सही है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, तो याद रखेंगे सोर्स कोड होता है वो होता है वह प्रोग्राम जिसे प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल भाषा में लिखा जाता है, वो आपका सोर्स कोड। इसके बाद आपको लाइसेंस और उपलब्धता, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका ओपन सोर्स और दूसरा होता है क्लोज सोर्स। आप यहाँ पे देखें सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो याद रखेंगे जिसका सोर्स कोड मुफ्त में उपलब्ध हो और उसके बदले उसे यूज कर सकें और उसे बदल सकें। जैसे आपका लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, बीएल्स हो गया, ये आपके ओपन सोर्स आ जाते हैं। जबकि जो प्रॉपर्टी होते हैं जिनको आप क्लोज सोर्स के माध्यम से जानते हैं, जिनके लिए मालिकाना हक और इस्तेमाल किए जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका एमएस ऑफिस है, विंडो है, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे हमारे प्रोप्राइटरी, मतलब इनके लिए भुगतान करने की आवश्यकता क्लोज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जो मुफ्त में उपलब्ध होते हैं लेकिन इनका सोर्स कोड बदला ना जा सके। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, एडोब हो गया, रीडर हो गया, तो आप इसको एडोब रीडर हो गया, आप इसको बदल नहीं सकते, आपके फ्रीवेयर हो गए। शेयरवेयर क्या कहलाते हैं, जो कुछ समय के लिए ट्रायल के रूप में मिलता है, फिर पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर देखा होगा, कुछ समय आपको फ्री में चलाएगा और फ्री कुछ समय के बाद आपको कहेगा आप इसको पैसे दीजिए, अन्यथा आप इसको नहीं चला पाएंगे, तो आपका फ्रीवेयर हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका कॉपीराइट से मुक्त होता है और जनता के लिए यह पूरी तरह फ्री होता है, तो वह आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद जो आपकी प्रोग्रामिंग भाषा और विकास है, आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे जो मशीन लैंग्वेज है, आप देखेंगे लैंग्वेज देखोगे आपने मशीन भाषा देखोगे, लो लेवल लैंग्वेज, फोर्टोन कोबल, ये लैंग्वेज भी काफी बार पूछा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या कहलाती है, कंप्यूटर द्वारा सीधे समझे जाने वाली भाषा हमारी मशीन भाषा कहलाती है। मशीन भाषा कौन कौन सी होती है, 0 और 1 मशीन भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम जानते हैं, तो मशीन भाषा और असेंबली भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और उसके बाद जो आपकी अगली लैंग्वेज आती है फोटोन। फोटोन लैंग्वेज होती है पहली हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया गया। अगले पॉइंट में पूछा गया जो कोबोल है, कोबोल क्या है, कोबोल सी भाषा जो जैसे आप देखेंगे कोबोल कौन सी भाषा है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, सी हाई लेवल है। जावा पाइथन ये किस प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज है, आप इनका प्रयोग देख सकते हैं। कोबोल का प्रयोग बिजनेस कार्यों के लिए किया गया। इसके बाद सी लैंग्वेज है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जिसका आविष्कार डेनिस रिची द्वारा किया गया। जावा राइट वन रन एनीवेयर के सिद्धांत पर आपका जावा काम करता है। पाइथन आधुनिक समय की सबसे सरल और एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपकी जो पाइथन है। इसके बाद जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको याद रखेंगे। डिस्क डेफ्रिगमेंटर, तो याद रखेंगे ये हार्ड डिस्क की बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर की गति बढ़ाता है। व्यवस्थित करके कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है, तो डिस्क फ्रेगमेंटर कहलाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है बैकअप सॉफ्टवेयर, तो जो डेटा खो गया है उसको पुनः रिकवर करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को वायरस बॉर्न ट्रोजन से बचाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है फाइल कंप्रेशन, बड़ी फाइलों का साइज छोटा करने वाला सॉफ्टवेयर हमारा, जैसे हमारा विंजेफ हो गया, आर हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा फाइल कंप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपके लिए देखेंगे आज के वीडियो में आपके टोटल 150 पॉइंट होने वाले हैं और
जो 150 पॉइंट है, 150 पॉइंट आपने बहुत अच्छा कवर किया होगा। लगभग आपके 20 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो इनको कवर कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी आपसे बात करते हैं, उसके बाद आपका वीडियो कल आएगा। अगला पूछा गया बग होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, कंप्यूटर में जो आने वाली त्रुटि या गलती होती है, एरर होती है, वो हमारी बग कहलाती है। और उस गलती को सही करना क्या कहलाता है, तो उस गलती को ढूंढना और सही करना डीबगिंग कहलाता है। अगले पॉइंट में पूछा गया पैच। आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा जिसको आप मिस कर सकें, क्योंकि यहाँ पर वही पॉइंट है जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। पैच क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कमी को दूर करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया अपडेट, छोटा सा अपडेट पैच कहलाता है। लोडर क्या है, प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य लोडर का होता है। लिंकर क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों और लाइब्रेरी फाइलों को आपस में जोड़ता है। डिवाइस ड्राइवर वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर उपकरणों जैसे आपका प्रिंटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। बूट स्टेप लोडर क्या करता है, तो जो बूट स्टेप लोडर होता है वह छोटा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने में मदद करता है। और जो आपको सभी साथियों का डाउट होगा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल, और आपको इसकी वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया जीपीएल। जीपीएल का पूरा नाम क्या है, तो जीपीएल का फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। याद रखेंगे जीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीपीएल का फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे आम लाइसेंस है आपका जीपीएल। अल्फा टेस्टिंग, तो सॉफ्टवेयर विकास के दौरान कंपनी के भीतर की जाने वाली टेस्टिंग वो आपकी अल्फा टेस्टिंग कहलाती है। बीटा टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर को बाजार में लॉन्च करने के लिए पहले चुनिंदा यूजर्स को टेस्टिंग देना, वो आपकी बीटा टेस्टिंग कहलाती है। एप्लीकेशन स्वीट संबंधी प्रोग्राम का समूह, जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया जिसमें वर्ड, एक्सेल और आपके जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट शामिल होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन स्वीट कहलाते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है एंड यूजर। एंड यूजर क्या कहलाता है, तो याद रखें जो एंड यूजर होता है वह व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर का अंतिम रूप से प्रयोग करता है, वो आपका एंड यूजर कहलाता है। वर्चुअलाइजेशन क्या कहलाता है, तो एक ही सॉफ्टवेयर पर एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए चलाने वाली तकनीक वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग आपने नाम सुना होगा, एक ही प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, तो मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। इसके बाद जो आपके देखेंगे यूपी ट्रिपल से संबंधित आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एल्गोरिथम, किसी समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। फ्लोचार्ट क्या करता है, तो फ्लोचार्ट देखेंगे, फ्लोचार्ट एल्गोरिथम का एक चित्रात्मक ग्राफिक्स होता है। डोमेन नेम क्या होता है, तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर की पहचान वो आपका डोमेन होता है। यूआई यूजर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जिससे यूजर बातचीत करता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दो अलग सॉफ्टवेयर को आपस में बात करने में मदद करता है, वो आपका एपीआई होता है। SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। याद रखेंगे SaaS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन के तौर पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, जैसे आपका गूगल OCS। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग, जैसे आपका एक्सेल होता है। तो आप और इसका DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक्स और पेज लेआउट के लिए सॉफ्टवेयर, जैसे आपका पेज मेकर और फोटोशॉप। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर और मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर, जैसे आपका MySQL। और जो आपका आज की क्लास का अंतिम पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर केवल एक लोहे का डिब्बा है। तो याद रखेंगे यदि एक कंप्यूटर को चलना है तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब वर्तमान में देखेंगे विंडो का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अब अगली क्लास आपके यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो इस क्लास को हम अपनी कल की क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने 150 पॉइंट यहाँ पर पूरे कवर किए हैं। तो आप देखेंगे हमने क्या क्या कवर कर लिया आज क्लास में। तो आज की क्लास में हम 150 पॉइंट कवर किए हैं। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो आपका चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ, कल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट और ईमेल कवर होंगे, जो आपकी सुबह क्लास आएगी। इसके बाद सोशल मीडिया नेटवर्किंग। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सारे टॉपिक होने वाले हैं। इसके बाद जो सारे टॉपिक होने के बाद आपके लिए मैथिंग क्लास आएगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सिर्फ आपसे छोटी सी बात कही जाती है। वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना है। अपनी तैयारी में लगे रहिए, आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा कंप्यूटर की प्रैक्टिस होने वाली है। कह सकते हैं रिवीजन के तौर पर आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।